हम डिस्कस कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की एक खास टाइप है। इसकी तीन चीज़ें हमें डिस्कस करना है। एक हैबिटेट, एक प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स, एक इसका फोटोसिंथेसिस का स्टाइल और आखिर में रिप्रोडक्शन। तो हैबिटेट हम कल डिस्कस कर चुके थे और इसमें बताया था कि ये बेसिकली पानी में है, मेरीन वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी, मॉइस्ट सॉइल में भी, सिम्बायोटिक हालत में, लाइकेंस के तौर पर भी ये फंजाई के साथ रहते हैं, कभी कोरल्स के साथ रहते हैं। इसके अलावा बाज़ इनके मेंबर्स प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं जिनको एपिफाइट्स कहते हैं। ये तो हो गया इनका हैबिटेट। अब इनकी प्रोकैरियोटिक खूबियाँ क्या हैं, तो इसके लिए हमें दो चार जुमले। सबसे पहले इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन वाली, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन हमें मालूम है कि सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है या प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और इनमें भी पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोकैरियोटिक है। दूसरी बात जो प्रोकैरियोट वाली है, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, इनके जिस्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इनके पास राइबोसोम्स हैं, लेकिन ये सेडिमेंट एट 70S छोटे राइबोसोम्स हैं। ये सारी बातें, और इसके अलावा एक और, नो डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, इनका मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं है। तो ये सब बातें इनको प्रोकैरियोट से मिलाती हैं। अलबत्ता फोटोसिंथेसिस को देखा जाए तो ये प्लांट लाइक है। इनकी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस उसको कहा जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी को रिएक्ट किया जाता है और इसके नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और इसीलिए इनको फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म भी समझा गया है। यहाँ पर दो तीन बातें इसी से रिलेटेड और भी हमने डिस्कस करनी है। पहली बात तो ये है कि इनका क्लोरोफिल प्लांट जैसा है। प्लांट का क्लोरोफिल कौन सा है? ए और बी। बैक्टीरिया का क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाता है, वो ए और बी से अलग है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर एक सवाल उठेगा कि प्रोकैरियोट्स का क्लोरोफिल तो प्लास्टिड्स के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इनके पास तो ऐसा कोई ऑर्गेनल नहीं है, तो फिर इनका क्लोरोफिल या पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? तो ये याद रखना, इनकी मेम्ब्रेन जगह जगह से इन्वेजिनेटेड होती है। इस तरह से बैक्टीरिया में भी है। ये बैक्टीरिया में इनको मीजोसोम्स कहा जाता है। यहाँ पर इन मेम्ब्रेन की वजह से बनने वाली थैलियों को फाइकोबिलिसोम्स कहा जाता है, फाइकोबिलिसोम्स। और इन फाइकोबिलिसोम्स के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनके अंदर दो तरह के पिगमेंट्स हैं। एक तो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल ए और बी हो सकता है, प्लांट जैसा है। दूसरा फाइकोबिलीन्स हैं, फाइकोबिलीन्स। फाइकोबिलीन की एक मिसाल है फाइकोसाइनिन, और ये ब्लू कलर का है। इसी फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल की वजह से इनमें दो कलर नुमाया है, क्लोरोफिल का ब्लू कलर, ग्रीन कलर, और फाइकोसाइनिन का ब्लू कलर। इसी वजह से इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो ये दोबारा मैं बताता हूँ, तीन चीजें एक जैसी होगी। एक तो फाइकोबिलिसोम्स, ये उन थैलियों को कहा जाता है जिनके अंदर पिगमेंट्स रखे जाएंगे। दूसरा फाइकोबिलीन्स, पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल, इनको फाइकोबिलीन्स कहते हैं। फाइकोबिलीन की एक एग्जांपल है फाइकोसाइनिन, जिसका कलर कैसा है? ब्लू कलर है। ब्लू कलर ये रिफ्लेक्ट करता है तो कोई और कलर एब्जॉर्ब करेगा जिसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको मालूम है क्लोरोफिल का कलर क्या है? ग्रीन, और ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो बहरहाल ये अपने इन पिगमेंट्स की मदद से प्लांट जैसी फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें पानी इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीजन फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन इनके खाते में चला जाता है।
यहाँ मैं आपको दो बातें याद दिला दूं, इनको दो क्रेडिट दिए गए हैं। किसको? साइनोबैक्टीरिया को। पहला क्रेडिट ये है कि ये फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरा क्रेडिट क्या जा रहा है कि फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो ये दो बातें आप नुमाया करके याद रखेंगे। अब हम आते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की तरफ। ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, लेकिन इससे पहले स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात करें। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, एक एक सेल सारा काम करते हैं, लेकिन इन मोस्ट केसेस दे आर कॉलोनियल, और जो इनकी कॉलोनी है वो इस तरह की फिलामेंटस कॉलोनी होती है। फिलामेंट इसको कहा जाता है जो लंबी चेन की शक्ल में हो, तो ये फिलामेंटस कॉलोनी है, और इस फिलामेंटस कॉलोनी को म्यूसिलेज का एक थिन कवर इकट्ठा करके रखता है। म्यूसिलेज के जरिए जो कवर्ड पार्ट है इसको ट्राइकोम कहा जाता है, यानी इनकी कॉलोनी अगर फिलामेंटस हो तो इसको क्या कहते हैं? ट्राइकोम। इस ट्राइकोम के तकरीबन सारे सेल्स एक जैसे हैं, अलबत्ता बीच बीच में कुछ सेल्स हैं जो बाकी सेल से अलग हैं, शक्ल में भी अलग हैं, सेल वॉल की थिकनेस भी ज्यादा है इसकी। इन सेल्स को हेटेरोसिस्ट कहा जाता है, हेटेरोसिस्ट। और ये हेटेरोसिस्ट क्लोरोफिल या पिगमेंट्स नहीं रखते, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन का लफ्ज जब भी इस्तेमाल हो तो आप ध्यान में रखें किसी भी अनयूजेबल फॉर्म को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है? नाइट्रोजन N3 की शक्ल में, बल्कि सॉरी N2 की शक्ल में स्पेस में मौजूद होता है प्योर हालत में, लेकिन कोई भी प्लांट इस नाइट्रोजन को इसी हालत में यूज नहीं कर सकता। नाइट्रोजन को NO3 में कन्वर्ट किया जाए नाइट्रेट में, तब ये पौधों के लिए काबिल इस्तेमाल हो जाता है। और साइनोबैक्टीरिया का ये हेटेरोसिस्ट इस N2 को NO3 में कन्वर्ट करता है और ये नाइट्रोजन इस्तेमाल के काबिल हो जाती है। अच्छा, बाकी जितने सेल्स हैं इनके ये बैरल शेप सेल्स हैं, और इनमें क्लोरोफिल भी होता है, फाइकोसाइनिन भी होता है, तो ये सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर पर थोड़ी सी बात की मैंने। अब आते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के हवाले से सबसे पहला मुद्दा तो ये याद रखना चाहिए कि इनमें नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। तो एक ही चांस बचा, वो क्या है? सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। इनमें सबसे पहली टाइप ये सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन को आप बाइनरी फिशन भी कह सकते हैं। ये जो सेल डिवीजन है यूजुअली परफॉर्म्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दोबारा सुने इसको। ऐसे सेलुलर रिप्रोडक्शन की एक टाइप को सेल डिवीजन कहा जाता है या बाइनरी फिशन कहते हैं। ये बाइनरी फिशन आमतौर पर जो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं वो परफॉर्म करते हैं। एक अकेला सेल डिवाइड हो गया, दो हो गए, दोनों अलग हुए, अब वो एक जानदार, ये एक जानदार कहलाया। लेकिन जो कॉलोनियल फॉर्म है इसमें इस तरह से नहीं है, इसमें दो और तरीके हैं। एक कहलाता है फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि नाम से अंदाजा हो रहा है कि फ्रेगमेंट्स या टुकड़े बनते हैं। जब ट्राइकोम एक खास लेंथ को पहुंचता है तो अमूमन ये किसी जगह से कट जाता है। खास तौर पर कटने की जगह भी अमूमन मुकर्रर तो नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर ये हेटेरोसिस्ट से कट के अलग हो जाता है। अलग होने वाले ये सारे सेल्स बाइनरी फिशन के जरिए तकसीम हो जाएंगे, तो एक सेल से दो दो बन जाएंगे, तो इन्हीं में से एक सेल स्पेशलाइज होकर हेटेरोसिस्ट बन जाएगा, बाकी फिर फोटोसिंथेटिक सेल्स बन जाएंगे। इसी तरह दूसरे वाले ये इस तरह से डिवाइड नहीं होता, ये दोनों सेल डिवाइड हो जाएंगे, तो इधर एक हेटेरोसिस्ट है, इधर एक और सेल, इधर एक और सेल, इस तरह से चेन बन जाएगी। तो हेटेरोसिस्ट का दरमियान में होना भी जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक ट्राइकोम में कम से कम एक हेटेरोसिस्ट होना जरूरी है। तो इस तरह टुकड़े होने को क्या कहा? फ्रेगमेंटेशन। एक और तरीका है जी बेटा। हेटेरोसिस्ट का फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्स करता है और अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तीसरा तरीका है इनमें एकाइनिड फॉर्मेशन। अब एकाइनिड फॉर्मेशन में
क्या होता है ये जरा देख लें। ये फर्ज करें इनकी कॉलोनी है और एक काइनेट में हेटेरोसिस्ट के अलावा कोई सेल जो कि फोटोसिंथेटिक सेल है वो मखसूस हालात में अपनी सेल वॉल को भी थिक करता है और इनलार्ज भी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये सेल बड़ा होने के बाद अंदर ही अंदर ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। फिर जब ये सेल फट जाएगा तो अंदर से कई सेल निकलेंगे और वो सारे सेल्स आपस में चेन बनाकर नया ट्राइकोम बना सकते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं एकाइनेट फॉर्मेशन। और एक और कंडीशन है जो बहुत यूजुअल नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है, उसको कहा जाता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर आम बैक्टीरिया में भी होता है लेकिन ये यूजुअल हालात में नहीं होता। जब हालात मुश्किल हो जाए, अनफेवरेबल हो जाए, उस वक्त होता है। और एंडोस्पोर इज कैरिड आउट बाय दिस हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट की सेल वॉल वैसे भी थिक है लेकिन जब हालात नासाजगार हो जाए तो इसकी सेल वॉल और थिक हो जाती है। थिक होने के बाद ये इसी तरह बंद हो जाता है। बंद होने के बाद इसके जेनेटिक मटेरियल के गिर्द एक और कवर चढ़ जाता है। फिर हालात साजगार होने पर ये पहला सेल रप्चर हो जाता है और अंदर से नया सेल बाहर आता है। फिर वो बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड होकर बाकी सारी कॉलोनी बना सकता है। ये तो हो गया जी इसका रिप्रोडक्शन का तरीका। अब एक और चीज है, इसकी मिसालें नॉस्टॉक और एनाबीना। नॉस्टॉक और एनाबीना इसकी एग्जांपल्स हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से लोग चावल के खेतों में इनको उगाते हैं, पेडी फील्ड्स। चावल के खेत को पेडी फील्ड्स कहा जाता है। यह आपने सुना होगा कि चावल के खेत में घुटनों घुटनों पानी खड़ा रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, मसलन ये खेत है, इस तरह का खेत बनाया गया, यहाँ तक पानी है, इसमें चावल उगा हुआ है, यहाँ पर ये एलजी भी उगाई जाती है, तो इसके ट्राइकोम्स बनते हैं और इससे जमीन की जरखेजी बढ़ जाती है। एक खास बात याद रखें, जिस खेत में या जिस जगह पानी अक्सर खड़ा रहता है वहाँ की जमीन नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। लेकिन जिस खेत में इस तरह से नॉस्टॉक या एनाबीना ग्रो करेंगे तो इनका हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्स करके इस जमीन को भी जरखेज बनाता है। तो इनको लिविंग हालत में ही फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है, बिकॉज दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये साइनोबैक्टीरिया का जिक्र था। इसके बाद अब हम आते हैं बाकी बैक्टीरिया का क्या हाल है। तो सर मतलब राइस फील्ड्स में ये इनका इस्तेमाल जरूरी होता है? जरूरी समझिए, क्योंकि जब पानी खड़ा रहेगा तो नीचे जमीन में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, उस कमी को ये पूरा करता है। और ये चावल के खेतों के लिए नुकसानदेह इसलिए नहीं है कि ये खुद ऑटोट्रॉफ है, अगर कोई और होता तो उनसे कंपटीशन करता है, ये कंपटीशन भी नहीं करती, लिहाजा ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं आराम से। तो चावल के खेतों के लिए बहुत मुफीद है। फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। फर्टिलाइजर किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो जमीन की जरखेजी को बढ़ाए। जरखेज जमीन किसे कहते हैं? जिस जमीन में पौधे की जरूरत के सारे न्यूट्रिएंट्स हों उसको। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन की कमी को ये पूरा कर रहे हैं, इसलिए फर्टिलाइजर कह सकते हैं आप उसको। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं बैक्टीरिया की तरफ। ये साइनोबैक्टीरिया और आर्किया से अलग वाले बैक्टीरिया हैं, जिनको यू बैक्टीरिया भी कहा जाता है या ट्रू बैक्टीरिया। ये इनका साइज सबसे पहले बहुत छोटे हैं, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है। 1 डायमेंशनल यानी एक डायमेंशनल। इसका मतलब ये है कि फर्ज करें ये एक बैक्टीरिया का सेल है तो इसकी लंबाई इतनी है, हम पूरा इसका स्क्वायर जो रकबा निकाल नहीं रहे हैं बल्कि एक लेंथ की बात कर रहे हैं। मिनिमम लेंथ ये है और मैक्सिमम लेंथ ये है। ये जाइंट बैक्टीरिया कहलाते हैं, बहुत बड़े हैं, ये यूजुअल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 माइक्रोमीटर वाले बैक्टीरिया सबसे छोटे हैं, 600 माइक्रोमीटर वाले बैक्टीरिया सबसे बड़े हैं, बाकी इनके बीच में हो सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इनकी शेप की। शेप के लिहाज से बैक्टीरिया की 3 अक़साम है। शेप एक है राउंडेड, इनको कहा जाता है
ये इस तरह से गोल, इनको कहते हैं कोकस। एक को कोकस कहेंगे, एक से ज्यादा को कोक्साई। कोक्साई पढ़ेंगे बेटा, कोकाई नहीं पढ़ेंगे, मैं बताता हूं बाद में। दूसरे हैं रेक्टेंगुलर या रॉड शेप्ड। रॉड शेप छोटे होने की वजह से कहा गया है, ये असल में रेक्टेंगुलर है। इनको कहा जाता है बेसिलस। एक को बेसिलस कहते हैं, एक से ज्यादा को बेसिलाई कहते हैं। और तीसरे हैं स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप्ड ये इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं। और इनकी 3 अक़साम हैं, एक स्पाइरलम है, एक स्पाइरोकीट है और एक विब्रियो। ये 3 तरह के हो सकते हैं। तो ओवरऑल बैक्टीरिया की कितनी अक़साम हुई शक्ल के लिहाज से? 3, राउंडेड, रॉड शेप्ड एंड स्पाइरल शेप्ड। अच्छा, अब ये जो राउंडेड और रॉड शेप की एक मिक्सचर फॉर्म भी है, जिनको कहा जाता है कोकोबेसिलाई या कोकोबेसिलस। एक हो तो बेसिलस, एक से ज्यादा हो तो बेसिलाई। ये ओवल शेप के होते हैं, ओवल शेप। थोड़ा तवज्जो चाहूंगा मैं। ये कोकोबेसिलाई बेसिकली किस तरह है? शुरू में इनको ऐसे देखा गया था, तो देखने में ये बेसिलस है, लेकिन इनके ये कॉर्नर्स इस तरह से कटे हुए थे। कॉर्नर्स कट के यूं हो गए, तो अब न ये गोल हैं न ये रेक्टेंगुलर हैं, तो इनको कोकोबेसिलस कहेंगे। और अब इसी को मजीद थोड़ा सा स्मूथ करके यूं दिखाएंगे, ओवल शेप के ये इस तरह से। तो अगर इनको भी अलग शेप मान लिया जाए तो बैक्टीरिया की 4 शेप्स। राउंडेड, बिल्कुल राउंडेड कौन से? कोकस। एलोंगेटेड या रॉड शेप बेसिलस। स्पाइरल वाले स्पाइरलम, स्पाइरोकीट और विब्रियो। और कोकस और बेसिलस की एक दरमियानी शक्ल है ओवल शेप के, उनको क्या कहा? कोकोबेसिलस। ठीक हो गया बेटा? ये शेप्स है। अच्छा, इसके बाद ये शेप में है तो ये किधर कैसे रहते हैं? हैबिटेट तो इनका भी वही है, पानी के बगैर ये रह नहीं सकते। अलबत्ता चाहे ये पैरासाइटिक फॉर्म में हो तो किसी जानदार के बॉडी फ्लूइड में रहेंगे, अदरवाइज ओपन मेरीन में भी रहेंगे ये, और फ्रेश वाटर में भी रहेंगे। कोकस, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर अकेला हो, यूनिसेलुलर, तो इसको कोकस ही कहा जाएगा, ये गोल। अगर कॉलोनी हो, कॉलोनियल हो, तो फिर कॉलोनी की फर्दर अक़साम है। अगर 2 की कॉलोनी हो तो डिप्लोकोकस या डिप्लो कोक्साई कहेंगे इसको। ये 2 साइड बाय साइड रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे नहीं रहेगा। अच्छा, इधर जरा सुने, ये इंग्लिश का वो है, इंग्लिश में दखल तो नहीं दे सकता मैं, सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए कि कोक्साई पढ़ेंगे या कोकाई पढ़ेंगे। देखें, सी के आगे आई हो, ई हो या वाई हो, तब ये से की आवाज देता है। जैसे सिटी, नाइस और पॉलिसी, से की आवाज दे रहा है ना? अब इधर जरा तवज्जो करें। इस सी के आगे दूसरा सी है तो इधर हम काफ की आवाज देंगे, कोक। इस सी के आगे आई है तो इसलिए कोक्साई पढ़ेंगे। कोकाई आज के बाद नहीं पढ़ेंगे। ठीक हो गया? क्या पढ़ेंगे इसको? कोक्साई। डिप्लो कोक्साई। डिप्लो 2 है, और ये साइड बाय साइड क्यों है? इसकी भी वजह है। ये सेल है, फर्ज करते अगर ये यू डिवाइड होता, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिवाइड होता तो एक ऊपर एक नीचे होता, लेकिन ये यू डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि कैसे डिवाइड हो रहा है? वर्टिकल डिवीजन होती है, इसलिए ये 2 सेल साइड बाय साइड होते हैं। तो डिप्लोकोकस कहते हैं, आपके जहन में ये डायग्राम आनी चाहिए, ये डायग्राम नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया बेटा? इसके बाद दूसरी टाइप है, अगर ये कॉलोनी थोड़ी सी लंबी हो जाए तब कहेंगे स्ट्रेप्टोकोक्साई।
स्ट्रेप्टोकोक्साई में भी वही प्लेन ऑफ डिवीजन था जिसके नतीजे में सीधी चेन बनी। अब ये चेन कभी छोटी कभी बड़ी हो सकती है। तीसरी शेप है कॉलोनी की टेट्रेड। टेट्रेड में 4 सेल्स होते हैं। अब इधर जरा गौर करना, पहली डिवीजन हॉरिजॉन्टल हुई तो एक ऊपर एक नीचे आ गया, दूसरी डिवीजन वर्टिकल हुई तो क्या हुआ, 2 ऊपर 2 नीचे, इसको क्या कहेंगे, टेट्रेड कहेंगे। ठीक हो गया, 4 के सेट को क्या कहा जाएगा, टेट्रेड। इसके बाद 8 का एक सेट बन सकता है, 8 बैक्टीरिया की कॉलोनी बन सकती है, उसको कहते हैं ऑक्टेट या सरसीना। ऑक्टेट या सरसीना कहते हैं। इसमें क्या होता है, 4 सेल्स इस तरह से टेट्रेड की तरह, 2 ऊपर 2 नीचे हैं, 4 सेल्स इनके पीछे हैं इस तरह से। 8 सेल्स का की कॉलोनी को ऑक्टेट या क्या कहेंगे, सरसीना। और 5वीं कॉलोनी की टाइप है इर्रेगुलर शेप। ये बंच ऑफ ग्रेप्स, ये इस तरह से बहुत सारी, ये एक तरह की स्फेरिकल कॉलोनी भी है, इसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस, सॉरी स्टेफाइलोकोक्साई। इनको क्या कहेंगे, स्टेफाइलोकोक्साई। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कोकस बैक्टीरिया थे ये तकरीबन 6 तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। अकेला हो तो यूनिसेलुलर है, उसको कोकस कहेंगे। 2 एक साथ हो तो डिप्लोकोकस, 2 से ज्यादा एक साथ चेन में हो तो स्ट्रेप्टोकोकस, 4 हो 2 ऊपर 2 नीचे तो टेट्रेड, 8 हो 4 आगे 4 पीछे तो ऑक्टेट या सरसीना। इर्रेगुलर पाए जाते हैं तो स्टेफाइलोकोक्साई कहेंगे। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद बेसिलाई की बारी आती है। बेसिलस, एक अकेले को कहेंगे बेसिलस। बेसिलस ये भी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और यूनिसेलुलर में ये अकेला बैक्टीरियम मौजूद है तो इसको बेसिलस ही कहेंगे। दूसरी कंडीशन, इसकी भी कॉलोनियल हो सकती है, और इसकी कॉलोनी की 2 शक्लें हो सकती हैं। कभी ये 2 की शक्ल में होंगे, एंड टू एंड अटैच होंगे, साइड बाय साइड नहीं होंगे। इनको हम क्या नाम देंगे, डिप्लो बेसिलाई। डिप्लो बेसिलाई कहेंगे। अगर ये 4 इस तरह से हो, जुड़े हुए, या 4 से ज्यादा हो, तब इनको कहा जाएगा स्ट्रेप्टो बेसिलाई। और ये भी कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे, एंड टू एंड अटैच कहते हैं इसको, नॉट साइड बाय साइड। साइड बाय साइड नहीं है, एंड टू एंड अटैच। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया। इसके बाद आ जाए आप स्पाइरेला की तरफ। स्पाइरेला अकेले रहते हैं, इसलिए अगर ये कॉमा शेप्ड हो, कॉमा शेप्ड, तब इनको कहा जाएगा विब्रियो। विब्रियो कहेंगे इनको, ये इस तरह का वाव की तरह। दूसरे हैं स्पाइरेलम, ये स्पाइरल शेप्ड हैं, और मुझे अगर गलतफहमी नहीं है तो ये रिजिड होते हैं, रिजिड। अगर इसी शेप में हो लेकिन ये फ्लेक्सिबल हो, तब इनको कहते हैं स्पाइरोकीट। तो स्पाइरोकीट और स्पाइरलम की शक्ल एक जैसी है, सिर्फ एक फ्लेक्सिबल है और एक रिजिड है। यहां एक नुक्ता और याद, कोक्साई जो बैक्टीरिया थे गोल वाले, उसमें फ्लैजेला नहीं होते, बाकी इनमें तो फ्लैजेला परमानेंट है। अलबत्ता बेसिलाई में फ्लैजेला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनकी तादाद में भी फर्क हो सकता है, उस हिसाब से उनके अलग नाम हैं। यहाँ तक बात पहुँच गई।